Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Welcome to the lecture series on web engineering. This is lecture one of the series, and this lecture will provide a basic introduction to the various tools that we will be using, mm, the different technologies that we are going to discuss throughout this series. Basically, the title is a bit misleading. It says web engineering, but this course focuses on the implementation part mostly. So, we will be discussing the underlying technologies like HTML, CSS, JavaScript, and PHP, etc. Okay, so let's start with the lecture. Uh, you can use any web engineering textbook, but the one that is mentioned in the curriculum. So that is Web Engineering, a Practitioner's Approach by Roger Pressman. ये शायद आप लोगों के लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होगा, अगर नहीं है तो सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर नहीं अपलोड किया तो आई अपलोड इट इन योर एम एस टीम्स क्लास. ठीक है, वहाँ से आप लोग को डाउनलोड कर सकते हैं. आपका जो डिटेल्ड करिकुलम या कोर्स डिस्क्रिप्शन है वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा मैं आप लोगों की एम एस टीम्स में. वहाँ से आप देख सकते हैं. और अगर आप प्रैक्टिकली, चलें ये पार्ट तो छोड़ देना क्योंकि आप लोगों के कोर्स वाले पार्ट तो ख़त्म हो गए. बहरहाल, यू कैन यूज़ दिस आल्सो एज ए सेकेंड रिसोर्स. इसके अलावा आप नेट पे हज़ारों रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. सो मे बी टाइम टू टाइम आई विल शेयर विद यू सम आर्टिकल्स फ्रॉम नेट एज वेल. ठीक है. The software that we will be needing or using during this course, सबसे पहले तो हमें कोई टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा ना. ठीक है. सो नोट पैड प्लस प्लस आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और स्पेसिफिकली फॉर पीएचपी, अगर पीएचपी स्टॉर्म या कोई और आईडी, बहुत सारी आईडीज अवेलेबल हैं. इसी तरह हमें एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत, क्योंकि वेब वेब पेजेस या वेबसाइट्स जब हम डिज़ाइन करेंगे या कोड करेंगे तो उसको व्यू करने के लिए हमें ब्राउज़र की ज़रूरत होगी. गूगल क्रोम ऑलरेडी तकरीबन सबके पीसीज में अवेलेबल है. Later on, when we will be discussing these backend of websites or the server side, so हमें, या जब हम अपने वेब पेजेस को एक्चुअली लोकल होस्ट पे टेस्ट करना चाहेंगे तब हमें वेब सर्वर की ज़रूरत होगी. सो विल बी गोइंग विद अपाची क्योंकि ये फ्री ओपन सोर्स है. अदरवाइज आपके पास IIS भी अवेलेबल है विंडोज़ में. ठीक है. और टॉमकेट भी अवेलेबल है, दैट इज़ आल्सो ओपन सोर्स. ठीक है. सो आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अपाची इज़ द मोस्ट यूज्ड वन. सो और इसके साथ साथ फिर जब हम, चूंकि आजकल की वेबसाइट्स जो हैं वो डेटा के बगैर तो होती नहीं है, स्पेशली जब आप डायनामिक वेबसाइट्स डेवलप करते हैं तो उसके लिए बैकएंड पे कोई ना कोई डेटाबेस में डेटा पड़ा होता है. सो नॉर्मली माई एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो यूटिलाइज होता है, जिसकी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी जब आप अपाची इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे आपको ये फैसिलिटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है. ठीक है. सो फ्रॉम टाइम टू टाइम वी विल बी नीडिंग ऑल दीज साइमल्टेनियसली. सारी चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. क्रोम ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा. नोट पे डाउनलोड कर लें, वो इंस्टॉल कर लें अपने पास. या अगर आप कोई और टेक्स्ट एडिटर प्रेफर करते हैं वो इस्तेमाल कर लें. ठीक है. फॉर नाउ वी वुड बी फाइन. ड्यूरिंग द कोर्स हम जो हैं मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ पे बात करेंगे. क्योंकि वेब इंजीनियरिंग
अगर हम इसको टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे तो एज सच उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपने जो कोर्स लेट से पढ़ा हुआ है, वो जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रैक्टिसेस हैं वो ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया होगा उसका। तो अगर वही प्रैक्टिसेस आप वेब सॉफ्टवेयर डेवलप करने पे लगाएंगे तो थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी। ज़्यादातर ज़्यादातर जो लाइफ साइकिल मॉडल है या उसके जो स्टेप्स हैं वो उसी तरह से फॉलो होते हैं। सो हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करेंगे, और उसमें यह है कि हम वो रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज़ को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें। आज दो देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज़ और हर एक पर बात करना तो पॉसिबल नहीं होगा, और हर एक को ए टू जी समझना भी या उसको इन क्लास टीच करना भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इस तरह से तो सिर्फ HTML5 पे अलग से एक कोर्स डिज़ाइन किया जा सकता है, CSS पे अलग से एक कोर्स डिज़ाइन किया जा सकता है, ठीक है, पूरे सेमेस्टर के लिए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों को टच करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, और कम से कम आपको ये पता चल जाए कि ये किस मकसद के लिए यूटिलाइज होते हैं और कब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े बहुत छोटी सी एग्जांपल्स वगैरह उसमें इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो हम स्टार्ट लेंगे HTML से, और HTML5 जो आजकल प्रिवेलेंट है। इसी तरह से हम CSS डिस्कस करेंगे, जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा, jQuery, एजैक्स, ठीक, इनमें से देखेंगे फिर, और साथ में फिर एट द एंड, टुवर्ड द एंड, PHP। तो दिस इज द कोर ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर वेबसाइट्स या वेब इंजीनियरिंग। इनमें से हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हम टच कर सकें उन पे बात करेंगे इंशाल्लाह, और उसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। इसी तरह से फिर PHP बेस्ड और CSS बेस्ड फ्रेमवर्क बने हैं जो कि आपको, मतलब बेसिक लैंग्वेजेस वही हैं। अगर हम बूटस्ट्रैप की बात करें सो ये CSS का एक फ्रेमवर्क है। तो CSS अगर आपको पता हो है कि क्या चीज़ है और किस मकसद के लिए यूज़ होता है, तो क्योंकि उसमें आपको हर चीज़ मैन्युअली खुद एक एक लाइन लिखनी पड़ती है, फ्रेमवर्क का काम ये होता है कि वो आपके काम को आसान बना देता है। उसमें मॉड्यूल्स आपके ये बने बनाए मिल जाते हैं जिसको आप सिर्फ अपने मकसद के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं और आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है। सो बूटस्ट्रैप इज ए CSS फ्रेमवर्क, कोशिश करेंगे इसको भी टच करें। और फिर PHP के जो फ्रेमवर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल लारावेल हो गया, और इस तरह एंगुलर JS हो गया, या फिर सिंपल जो हमारे पास वर्डप्रेस है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक फ्रेमवर्क इंशाल्लाह हम साथ साथ टच करेंगे ताकि आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि फ्रेमवर्क को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, और जब आप एक फ्रेमवर्क को यूज़ कर लेते हैं तो बाकी दूसरे को समझना उतना मुश्किल नहीं रहता, ठीक है। So, uh, this was the basic introduction to how we are going to proceed with this course. अब एक्चुअल कंटेंट की तरफ आते हैं, देखते हैं कि वेब क्या चीज़ है, और टेक्नोलॉजी इवॉल्व किस तरह से हुई। जो आजकल हम वेबसाइट यूज़ करते हैं, जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, बेसिकली वो किस तरह से वजूद में आया। सो आजकल आप लोगों को पता है कि सारा का सारा जो, बल्कि हमारा हमारी जो 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 हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इंटरनेट के बगैर तो it doesn't seem possible. So इंटरनेट बेसिकली खुद क्या चीज़ है? इट्स ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स which can talk to each other 24 hours a day, ठीक है। और ये ओरिजिनली जो है वो ARPANET, जो कि US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी है, जिसको डारपा भी कहते हैं, ठीक है।
इनिशियली 1969 में ये उन्होंने एज ए रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इसको, ठीक है, ताकि उनके मुख्तलिफ जो लेट से इदारे हैं वो आपस में रिमोटली कनेक्ट हो सकें और वो आपस में सीक्रेट्स वगैरह को सिक्योरली शेयर कर सकें, ठीक है। बजाय इसके कि उससे पहले क्या था, जब इंटरनेट नहीं था तो क्या था, देयर वर लेटर्स व्हिच वुड बी सेंट, या फिर मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट्स वर बीइंग सेंट जिसको इंटरसेप्ट करना आसान था, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि कोई इस तरह की चीज़ हो जो कि दिखाई ना दे और इंफॉर्मेशन पास हो सके। सो originally ARPANET was or DARPANET was started in 1969 by the Department of Defense. अच्छा, फिर उसके बाद the main purpose was to combine all small isolated networks in USA means to form a network of networks. तो उससे पहले क्या था कि कंप्यूटर्स तो ऑलरेडी आ चुके थे और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने लोकल नेटवर्क्स बनाए हुए थे जिसमें उनके लोकल कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर उनमें कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी। तो ये इसका मेन मकसद ये था कि उन छोटे छोटे नेटवर्क्स को कंबाइन किया जा सके। So ARPANET made possible 60,000 computers which were spread across America in different university and research organization that they can communicate with each other and share information with each other. So initially 60,000 computers से start हुआ। इसी दौरान लेट 70s और 80s में मुख्तलिफ किस्म के और नेटवर्क्स भी सामने आने लगे, जिस तरह बिटनेट हो गया या CS नेट हो गया, लेकिन इनमें से कोई ज़्यादा डोमिनेंट नहीं हुआ जिसमें जो कि ARPANET से ज़्यादा नेटवर्क्स को या कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर पाता। सो उसी दौरान फिर नेशनल लेवल का एक नेटवर्क आया, NSF नेट, 1986 में इनिशियली कनेक्टेड द NSF फंडेड सुपर कंप्यूटर सेंटर्स एट 5 यूनिवर्सिटीज। तो पहले इस मकसद के लिए ये बना था, एंड सून इट बिकेम अवेलेबल टू अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च लेबोरेटरीज, ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन एंड डेटा शेयरिंग। 1990 में NSF net had replaced ARPANET for most non-military uses. ARPANET was originally designed for military uses, so फिर इसने NSF net ने उसकी जगह ले ली जितने भी नॉन मिलिट्री यूजेस थे, मतलब R&D से रिलेटेड या एकेडेमिया से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो सारे NSF net के थ्रू कनेक्ट होने लगे। And in 1992, NSF net connected more than 1 million computers around the world. तो सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि यूरोप में और बाकी ममालिक से छोटे छोटे नेटवर्क्स भी फिर उसमें शामिल होने लगे। एंड सिंस 1995 the same network became the internet, ठीक है। So that's how the internet evolved। दो कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए और फिर चार हुए और फिर चार चार के दो नेटवर्क्स के, और इस तरह से ये स्मॉलर नेटवर्क्स became connected via first via ARPANET and then via NSF net, and it it, it evolved into a larger network जिसमें 1992 तक फिर 1 मिलियन तक कंप्यूटर्स जो है वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो चुके थे। द सेम थिंग ग्रू, और आजकल वो ट्रिलियंस ऑफ डिवाइसेस में जो है बात चल रही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इंटरनेट became a reality. So, from the discussion in all the previous slides about the internet, we came to the conclusion that internet is basically a network of networks. क्योंकि हमने अभी पिछली स्लाइड्स में देखा कि बहुत सारी छोटी छोटी नेटवर्क्स
को कंबाइन करके बड़ा नेटवर्क बनता गया और फिर उस तरह से और नेटवर्क्स उसमें ऐड होते गए थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इट ultimately became the internet that we know today. So, a large number of networks interconnected physically. और आप लोगों को आइडिया होगा, आप लोग आए दिन सुनते आए होंगे कि कॉन्टिनेंट्स के दरमियान वो कनेक्शन जो है वो बड़े बड़े केबल्स के थ्रू, जो कि सब मेरीन केबल्स हैं, उनके थ्रू मेंटेन किया जा रहा है, सैटेलाइट्स के थ्रू मेंटेन किया जा रहा है अब। ठीक है। So the network is still growing, basically capable of communicating and sharing data with each other. तो वो जितने भी स्मॉलर नेटवर्क्स हैं उनमें कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। और वो जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और फिर उनके नेटवर्क्स जो हैं वो दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज कैपेबल टू communicate and share data with each other. So from the user's point of view, internet is basically a collection of interconnected networks, and it looks like a single unified network. Although it's not that simple, uh, बहुत सारी चीज़ों को एकोमोडेट करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज उसमें यूटिलाइज हो रही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने कंप्यूटर्स हैं या जितने डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, वो सारे मतलब एक स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे, एक किस्म के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उनके दरमियान अगर इन्होंने आपस में डेटा शेयर करना है या आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो समहाउ दे नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर, और उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो बैकएंड पे चल रही होती। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हम इंटरनेट किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि ये एक ही यूनिफाइड यूनिफॉर्म किस्म का एक नेटवर्क है जिस पे हम एक जगह से किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। दैट्स हाउ अ यूजर परसीव्स द इंटरनेट। सो ये उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जिन केबल्स की मैं बात कर रहा था वो ये बैकबोन जो लिंक्स हैं। ठीक है। बैकबोन राउटर लगे हुए हैं जो मेन। तो इनिशियली लेट से अगर यहाँ से नेटवर्क स्टार्ट हुआ था तो छोटे छोटे नेटवर्क्स लोकल एरिया के उन्होंने वाइड एरिया नेटवर्क बना दिया, वो राउटर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं किसी और वाइड एरिया नेटवर्क के साथ, और फिर छोटे छोटे तो मुख्तलिफ जगहों से ये छोटे छोटे नेटवर्क्स जो हैं वो राउटर्स के थ्रू कनेक्ट होके, और फिर अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क के साथ कनेक्शन है तो वो फिर इन्हीं बैकबोन लिंक्स के थ्रू वो कनेक्शन जा रहा है। ठीक है। सो राउटर बेस्ड आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट। जिस तरह आप एक लोकल एरिया नेटवर्क को परसीव करते हैं कि हर कंप्यूटर का दूसरे के साथ कोई लिंक बना होता है थ्रू योर लोकल एरिया नेटवर्क, इसी तरह से इस पे जनरलाइज कर सकते हैं आप ओवरऑल इंटरनेट को। ठीक है। अब इस नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए तरीक़ाकार क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पैकेट। पैकेट डेटा का एक चंक होता है जो कि इस नेटवर्क के थ्रू फ्लो करता है। जब भी आपने कोई वेबसाइट एक्सेस करनी हो, जब भी आपने कोई ईमेल भेजनी हो, जब भी आपने कोई चीज़ डाउनलोड करनी हो, थ्रू दोज लिंक्स जो अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखे, ये सारा का सारा डेटा जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है। एंड पैकेट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क, चाहे वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो, चाहे वो इंटरनेट हो। ठीक है। सो इट इज अ मैसेज टू बी ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क। इट इज ब्रोकन अप इनटू स्मॉल पैकेट्स। अगर आपने ईमेल भेजनी है, सो वो ईमेल आपको पूरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं और फिर सेंड करते हैं। तो सेंड के साथ ही क्या होता है, बैकग्राउंड में जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो उसको छोटे छोटे डेटा चंक्स में डिवाइड कर देता है, और वो बाइनरी फॉर्म में होते हैं, वंस और जीरोस के छोटे छोटे पैकेट्स बना के उसको थ्रू दिस नेटवर्क इट ट्रांसमिट्स इट।
So each packet contains the following: sender's address, destination address, the data, the payload, and error recovery information. ये चीज़ें आप डिटेल में नेटवर्क्स के कोर्स में पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये करंटली आप 6 सेमेस्टर में हैं, तो आप लोग ऑलरेडी नेटवर्क्स पढ़ चुके होंगे। तो जितनी बातें अब हम कर रहे हैं ये ऑलरेडी आप लोग जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। सेंडर्स एड्रेस, ये भी आईपी एड्रेस होता है, ये भी आईपी एड्रेस होता है, ये उसका पेलोड है। आप लोगों ने टीसीपी आईपी स्टैक सारा पढ़ा होगा। और बहरहाल अब ये इस इंट्रोडक्टरी क्लास में है, सो विल गो थ्रू इट क्विकली। ऑल पैकेट्स ट्रेवल इंडिपेंडेंटली, तो सर्किट स्विचिंग आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, उसके एल्गोरिथम्स आप लोगों ने स्टडी कर लिए होंगे। व्हेन ऑल पैकेट्स आर रिसीव्ड बाय द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, इट रीअसेंबल्स देम टू फॉर्म द ओरिजिनल मैसेज। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाएं ना, जहाँ पे हमारे पास वो बहुत सारे अ, अच्छा, ये तो इसमें अगर आप देखें, अगर लेट से ये कंप्यूटर है यहाँ से, और ये जो है यहाँ पे किसी एक कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करना चाहता है, तो आप लिंक्स देख लें तो बहुत सारे लिंक्स पॉसिबल हैं इधर तक पहुँचने के लिए। तो जब यहाँ से आप मैसेज भेजते हैं, वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है, तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है कि इसने हर पैकेट ने किसी खास पाथ के थ्रू ही ट्रेवल करना है, बल्कि इट ट्रेवल्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द प्रीवियस वन। ठीक है। और फिर जब यहाँ पे डेस्टिनेशन पे सारे के सारे पैकेट्स आ जाते हैं, इनको रीअसेंबल करके आपका ब्राउज़र जो है, आपको वो ब्राउज़र या आपका जो भी चैट एप्लीकेशन है या जिसके जिसके थ्रू वो मैसेज आया है, वो उन तमाम पैकेट्स को कंबाइन करके आपको एक वही मैसेज डिस्प्ले कर देता है। ठीक है। ओके। सो ये जो पैकेट्स को मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड करना और फिर इसको एक खास रूट के थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ठीक है, ये सारा काम जो है ये बैकग्राउंड में होता है, और इसके करने के मुख्तलिफ आप कह लें टेक्निक्स हैं, procedures हैं. So those are called as protocols. Networks are use protocols or rules to exchange information through shared channels. ठीक है? Protocols prevent collisions of packet caused by simultaneous transmission between two or more computers. Uh, Several protocols are available for various types of networks. Some of the commonly known protocols which are popular for local area networks are Ethernet and Token Ring. ये सारी चीज़ें आप लोगों की कंप्यूटर नेटवर्क्स में आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। ठीक है। अगर नहीं है सो इसके बारे में बहुत इजीली आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। These are not directly associated with your course of web engineering, लेकिन अगर आप लोगों को नेटवर्क्स की वर्किंग का नहीं पता कि नेटवर्क किस तरह से काम करते हैं, तो इंटरनेट की वर्किंग का नहीं पता, और अगर आपको इंटरनेट की वर्किंग का नहीं पता, इट मीन्स यू कैन नॉट डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर इंटरनेट। Web engineering basically deals with the development of software for internet. तो अगर आपको इंटरनेट की वर्किंग का नहीं पता, सो ऐसे सॉफ्टवेयर फिर आप इफेक्टिव सॉफ्टवेयर आप नहीं लिख सकते। ठीक है। So inter-networking protocol. Communications on the internet is controlled by a set of two protocols that is called TCP and IP, Transport Control Protocol and Internet Protocol. ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि आपके वेबसाइट्स या इंटरनेट पे जो भी कम्युनिकेशन होती है उसको हैंडल करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। अब ये है क्या? टीसीपी आईपी स्टैक, यू शुड बी एबल टू नो कि उसमें कितने लेयर्स हैं और क्या क्या हो रहा है। जो आपका पूरा ओएसआई मॉडल है उसमें इन दो का स्पेशली जिक्र होता है। ओके, सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और internet protocol. Networking protocol used by all computers and networks on the internet.
And originally, again, it was developed by Department of Defense for Unix, but now available for all other operating systems. तो ये आपके मोबाइल फोन्स से लेके जितने भी आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेबल डिवाइसेस हैं, उन सब में ये TCP/IP स्टैक अब इम्प्लीमेंटेड है। चाहे आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं या मैक पे काम कर रहे हैं, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सबके लिए ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, तभी ये इन मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल है। और मैं इसी की बात कर रहा था व्हेन आई सेड दैट there are so many things in the background which make this communication between two different type of machines possible. So TCP breaks down the message to be sent over the internet into packets. And IP, the internet protocol, routes these packets through the internet to get them to their destination. ठीक है, दोनों के अलग अलग काम है। although ये जो है इसको इसी वजह से एंड टू एंड डिलीवरी की को पॉसिबल बनाना इसका काम है। ठीक है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। पैकेट इसने भेज दिया, वो उधर पहुंचा नहीं पहुंचा डेस्टिनेशन पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल में कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इसको इस चीज़ को इंश्योर कर सके। लेकिन उसके ऊपर TCP जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, उसमें ये कैपेबिलिटी डाल दी गई है कि वो इंश्योर करे कि अगर पैकेट बीच में ड्रॉप हो गया है तो पैकेट रीसेंड किया जाए। ठीक है, ताकि मैसेज को जितने छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया गया वो सारे के सारे दूसरी साइड पे पहुंच सके। सो इट obviously make it slow, but इट मेक श्योर कि तमाम के तमाम पैकेट्स जो हैं वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। When the packets reach the destination computer, TCP reassembles them into the original message. और वो आपके एप्लीकेशन लेयर पे, चाहे आप मैसेंजर यूज़ कर रहे हैं या आप कोई और व्हाट्सएप है या कोई ईमेल एप्लीकेशन है, ठीक है, नॉर्मली आपका जो ब्राउज़र होता है वो आपके लिए वेब से जितना भी कंटेंट आ रहा है उसको रीअसेंबल करके आपके सामने रेंडर कर देता है स्क्रीन पे। सो वर्ल्ड वाइड वेब, अभी तो ये इंटरनेट तक की बात हम कर रहे थे ना। 1989 में टिम बर्नर ली ने टिम बर्नर्स ली ने पहली बार ये कॉन्सेप्ट पेश किया था। ही इज अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट एट CERN in Geneva, and he started this idea basically to enable his colleagues to share their documents, कि क्यों ना हम इंटरनेट को यूज करते हुए आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है? क्योंकि नेटवर्क्स तो पहले से बने हुए थे ना, नेटवर्क्स तो मौजूद थे, लेकिन चूंकि लोग जो हैं वो साइंटिस्ट जो थे वो एक दूसरे से काफ़ी दूर मुल्कों में जो है मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। सो दे वांटेड टू शेयर देयर डेटा विद ईच अदर। और टिम बर्नर्स ली ने कहा कि क्यों ना इस चीज़ से फ़ायदा उठाया जाए और इस तरह का एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें इंटरनेट के थ्रू हम एक दूसरे के रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकें। So today WWW is used in every part of the world. Uh, World Wide Web is a way of accessing information over the internet, and it uses the HTTP protocol, Hypertext Transfer Protocol. ठीक है? The documents are formatted in a markup language called HTML. हम इसकी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह कि HTML क्या है। Hypertext Markup Language that supports links to other documents, और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसकी, जो हाइपरलिंक्स हैं इसके। ठीक है, the HTML5 version also support
or enables the developers to include audio and video. HTML में ओरिजिनली ये फैसिलिटी नहीं थी, तो उसमें बहुत सारे और टूल्स यूज़ करने पड़ते थे, और ये हम देखेंगे। ठीक है, उसके बेसिक, बहुत ही बेसिक किस्म के ह्यूमन रीडेबल टैग्स हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जिसमें आप अपना डेटा डाल लेते हैं और एक सर्वर पे रख लेते हैं, और HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगर वो आपका जो सर्वर है वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल है। नॉर्मली HTML डॉक्यूमेंट्स को रेंडर करने के लिए आप वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं। वेब ब्राउज़र लाइक नेटस्केप नेविगेटर, और आजकल गूगल क्रोम जो है, या फायरफॉक्स हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, इस किस्म के एप्लीकेशंस जो हैं, वेब ब्राउज़र्स मेक इट इजी टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। ये स्पेसिफिकली इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं ये सॉफ्टवेयर, कि आप उसमें किसी भी वेब रिसोर्स का या वेब पेज का या वेबसाइट का एड्रेस दें, and it will use the HTTP protocol to fetch that data and render it on your computer screen. ठीक है, this is how the world wide web works. अब इंटरनेट और वेब का क्या ताल्लुक हुआ? जाहिर सी बात है, अगर आप इंटरनेट के थ्रू रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग अ सर्टेन प्रोटोकॉल, सो web internet is the backbone of web basically. ठीक है, so इंटरनेट सर्विसेज, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उनमें से जो सबसे कॉमन है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, जिसमें फाइल टेलनेट हो गया, ये उसको कंट्रोल करने के लिए राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था। वेब हो गया, ईमेल हो गया, चैट या इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज हो गए, और आजकल वॉइस ओवर आईपी, ठीक है, कॉमन हो गया है काफ़ी हद तक। सो दीज आर अ फ्यू ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड बाय इंटरनेट। ठीक है, सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, वेब इज़ बेसिकली अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। ठीक है, जिस तरह ईमेल इज़ अ सर्विस, तो ये सारी इंटरनेट की सर्विसेज हो गई। बैकबोन सारा इंटरनेट है, और ये तमाम बेसिकली एक किस्म के एप्लीकेशंस आप कह लें। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो होता है। इंटरनेट का बेसिक जो आर्किटेक्चर है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, कि आपके पास रिसोर्सेज सर्वर पे पड़े होंगे जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्कवरेबल होगा। मतलब उसका उसका इस तरह का एड्रेस होगा कि वो अगर किसी को पता है, सो दे कैन एक्सेस इट थ्रू दैट एड्रेस, और वो स्पेसिफिक रिसोर्स जो है वो HTTP प्रोटोकॉल या जो भी प्रोटोकॉल वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है उसके थ्रू क्लाइंट को भेज दिया जाएगा। ठीक है, so on internet we have two types of computers, some are called clients and some are called servers. Server computer are those which serves or entertain user requests, और user requests आएंगी कहाँ से? वो clients की तरफ से आएंगी। ठीक है, so client is users computer। जब आप अपने ब्राउज़र में www.google.com लिखते हैं, तो बेसिकली आप गूगल सर्वर को एज ए क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आई वांट टू एक्सेस द सर्च इंजन। सो इसी तरह यहाँ पे जो एग्जांपल है, योर पर्सनल डेस्कटॉप पीसी इज क्लाइंट एंड द वेबसाइट www.yahoo.com which resides on computer that is called a server, याहू सर्वर। ठीक है, तो आप बेसिकली उस याहू सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। आप एक अपने कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जब वो रिक्वेस्ट पहुँचती है, तो वो क्या कहते हैं, वो अपना जो इंडेक्स पेज है वो पैकेट्स में कन्वर्ट करके आपके क्लाइंट पीसी की जो भी आईपी एड्रेस होती है उस पर भिजवा देता है।
आपका ब्राउज़र क्या करता है, उन पैकेट्स को कलेक्ट करता है और जब सारे पैकेट कंप्लीट हो जाएँ तो आपके ब्राउज़र एप्लीकेशन में उनको रेंडर कर देता है और आपको याहू या गूगल या जो भी है उसका इंटरफेस नज़र आने लगता है। ठीक है? सो दिस इज़ हाउ द बेसिक वेब वर्क्स, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल अगेन इंटरनेट में ये एम्प्लॉय किस तरह होता है कि सर्वर एक्स कोई भी लेट्स से गूगल सर्वर है और बहुत सारे क्लाइंट साइमल्टेनियसली यूजिंग दिस लार्ज इंटरनेट मुख्तलिफ मुल्कों से कम्युनिकेट कर सकते हैं इस सर्वर के साथ। और आजकल चूंकि जिस तरह ये क्लाइंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है तो एक सर्वर काफ़ी नहीं होता, तो उन्होंने क्या किया है कि मुख्तलिफ मुल्कों में या मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारे सर्वर्स उन्होंने इंस्टॉल कर लिए हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो जहाँ से रिक्वेस्ट जाती है उसी से करीब तरीन जो सर्वर है वही उसको रिप्लाई करता है। ठीक है? डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एंड वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर दोनों में फ़र्क क्या है? तो जो आपका लोकल कंप्यूटर पे जो एप्लीकेशन रन होती है दैट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ बेसिकली a group of components which are written in any programming language। आप पहले से आपको पता है, आप लिख चुके हैं इस किस्म, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर पहले से लिख चुके हैं। These components are module together solves a propose a purpose or task। ठीक है? और प्रॉब्लम। सो अगर वो लोकल कंप्यूटर पे प्रॉब्लम की सलूशन प्रोवाइड करता है सो दैट इज़ डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। और अगर उसको उसके लिए इंटरनेट को एक्सेस करके या एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए कुछ डेटा फेच करना हो, ठीक है, सो दैट इज़ अ वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। अब दोनों में फ़र्क क्या है? Desktop software resides at your local computer and execute only at your local computer। So examples are MS Excel, MS Word वगैरह। हालांकि आजकल ये भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। क्लाउड, चूंकि क्लाउड का कॉन्सेप्ट अब इस तरह हो गया है कि अब कोई स्टैंड एलोन एप्लीकेशन नहीं रही, बल्कि सारे के सारे अगर आप अपने देखें तो आपका MS वर्ड या MS एक्सेल आपके गूगल ड्राइव के साथ कनेक्टेड होता है वगैरह वगैरह। तो अब वो कॉन्सेप्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं कि स्टैंड एलोन सॉफ्टवेयर होंगे। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर दे रिजाइड ऑन अ सर्वर। तो आजकल जो है MS ऑफिस के भी ऐसे वर्जन आ चुके हैं जो कि सर्वर पे रिजाइड करते हैं एंड यू कैन एक्सेस देम एज अ वेब सर्विस। ठीक। सो अब डेस्कटॉप और वेब बेस्ड वाली जो डिफरेंशिएशन है वो बाउंड्रीज अब ब्लर होती जा रही हैं। There are different programming languages present to which we can create software। जाहिर सी बात है मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। अभी भी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप टोटली स्टैंड एलोन सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। Okay. Some programming languages are designed to develop only desktop software, and some are designed to develop web-based apps only। जिस तरह अब HTML हो गया, तो HTML सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। So what is a website? It's a collection of related documents or pages available on the web। वेबसाइट और कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आपके जो सर्वर होगा, हम इंशाल्लाह देखेंगे जब हम अपना अपाची सर्वर सेट करेंगे। उससे पहले हमने सीख लिया होगा कि एक वेब पेज किस तरह से बना रहे हैं। तो अपाची वेब सर्वर में हमारे पास एक ख़ास फोल्डर होगा और उस फोल्डर में हम वो वेब पेजेस के जितने भी इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स हमने लिखे होंगे, पेजेस एक एक पेज हमने लिखा होगा थ्रू HTML, तो वो हम उस फोल्डर में डाल देंगे। उसका एक पाथ बन जाएगा और वो पाथ जब आप थ्रू योर वेब ब्राउज़र एक्सेस करेंगे तो आप एक एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग अपने वेब ब्राउज़र में रेंडर कर पाएंगे एंड दैट इज़ बेसिकली योर website। So it's a collection of related documents or pages available on the web।
ठीक है। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द यूआरएल्स, यहाँ पे कुछ यूआरएल्स गिवन है। सो द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो ये सारा एड्रेस जो है पूरा का पूरा, दिस इज कॉल्ड अ यूआरएल इन इन द वेब पेजेस ऑफ अ वेबसाइट इज द सेम। तो ये देखें, लेट्स से अगर यूईटी मर्दान का ये यूआरएल है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट उसका जो है वो सब में सेम है, और आगे जो हम स्पेसिफिक फोल्डर या डॉक्यूमेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अलग से उसके नेम्स जो हैं या आइडेंटिफायर्स जो हैं वो अलग से उसके साथ ऐड करते जाते हैं बाय एडिंग स्लैशेस, ठीक है। सो आर द यूआरएल्स ऑफ 3 distinct web pages on single website? बिल्कुल ठीक है। So URL, as I told you, is uniform resource locator, the unique address assigned to each unique page on the web, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड वाइड वेब पे एक पेज को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, सो you'll have to provide it a unique URL, ठीक है। इस तरह नहीं हो सकता कि दो डॉक्यूमेंट्स का सेम यूआरएल हो। हर एक डॉक्यूमेंट के लिए यूनिक यूआरएल का होना लाजमी है। सो इट्स अ वे ऑफ स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ अ सोर्स ऑन इंटरनेट, कि कोई एक खास डॉक्यूमेंट, लेट्स से सर्च इंजन गूगल का जो इंडेक्स पेज है जिसमें आप टाइप करते हैं जब भी आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, सो दैट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट समवेयर प्लेस्ड ऑन अ सर्वर, ठीक है। जब आप इसको एक्सेस करना चाहेंगे, सो आप एक स्पेसिफिक यूआरएल टाइप करेंगे, तब जाके आपको वो पेज जो है विजिबल होगा आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। इट स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ रिसोर्स। दिस रिसोर्स इज बेसिकली योर web page or document. A resource can be a web page, an image, and or a file of some kind, ठीक है। सो इन तमाम चीज़ों को हम रिसोर्स कह सकते हैं। एंड यूआरएल इज सिंपली जस्ट एन एड्रेस। अभी हम देखेंगे कि ये जो हम लिखते हैं ना www.google.com, तो ये बेसिकली इटसेल्फ एड्रेस नहीं है, बल्कि ये उसको हमने एक नाम दे दिया है। बैकएंड पे ये ट्रांसलेट होता है एक यूनिक आईपी एड्रेस में, ठीक है। तो एक्चुअली इंटरनेट में जो एड्रेसेस हैं वो तो वही आईपी एड्रेसेस हैं। तो उनको समझने के लिए या उनको आसानी से इस्तेमाल करने के लिए उनको ये होस्ट नेम्स दे दिए जाते हैं, जो कि अगेन यूनिक होते हैं और यूनिकली ट्रांसलेटेबल होते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूआरएल। आप देख लें, इसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रोटोकॉल और दिस स्कीम इज गिवन, http:// स्पेसिफाइज कि ये अब इसकी दो ही वैल्यूज़ हैं, http है या जो इसका सिक्योर वर्जन है https। फिर उसके बाद होस्ट नेम आ गया, जो कि एक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट होता है, साथ में उसके पोर्ट नंबर है। तो HTTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो है वो 80 है, 80 या 8080, ठीक है। और फिर उसके बाद स्पेसिफिक पाथ है, ठीक है। पाथ के साथ फिर पैरामीटर्स भी पास किए जा सकते हैं, जिनको क्वेरी स्ट्रिंग्स कहते हैं। तो बहुत जगहों पे आपने जब लॉग इन करते हैं ना, तो अगर आपने ऊपर एड्रेस बार में देखा हो, अगर कहीं पे इनक्रिप्टेड वैल्यूज नहीं जा रही, तो एक्चुअली आपके जो यूज़र नेम और पासवर्ड्स हैं उनके वेरिएबल बना के आगे इसके साथ अपेंड कर दिए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स। यही वो क्वेरी स्ट्रिंग होती है, ठीक है। तो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए यूआरएल। उसके बाद फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर, एक ख़ास डॉक्यूमेंट में अगर आप एक स्पेसिफिक लोकेशन को सिर्फ एक्सेस करना चाहते हैं, सो उसके लिए फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर दिया जाता है, जिस तरह यहाँ पे है कोई स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अब इसी तरह से एक्सप्लेन है कि होस्ट क्या है और पोर्ट क्या है और पाथ क्या है,
ठीक है। इसी तरह से क्वेरी स्ट्रिंग क्या है और फ्रेगमेंट आइडेंटिफायर क्या है, तो ये ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं। एग्जाम्पल www.bw.org, so this URL specifies a host name, ये सारा होस्ट नेम, एंड पाथ इज अ सिंगल स्लैश। इसका मतलब यह है कि आगे हमने और कोई पाथ दिया नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रूट डायरेक्टरी तक सर्वर में जो इसकी मेन डायरेक्टरी होगी उसका एड्रेस यहाँ तक स्पेसिफाई हो रहा है। ये जो स्लैश है इट इंडिकेट्स द रूट डायरेक्टरी। इट इज ऑफन डिफॉल्ट इफ यू ओमिट, ये ओमिट लिखा हुआ है बट इट इज ओमिट द पाथ। या फिर अगर आप स्पेसिफिक कोई लोकेशन उसके अंदर जो रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर सब डायरेक्टरीज बनी होंगी, सो उसको एक्सेस करने के लिए फिर यू हैव टू स्पेसिफाई दैट। तो अब ये रूट डायरेक्टरी BW के सर्वर पे जो रूट डायरेक्टरी है उसमें कॉन्टेक्ट को एक्सेस करने के लिए वहाँ पे उसका एक डिफ़ॉल्ट पेज पड़ा होगा। तो जैसे ही इसका हम ये URL पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे जो पेज पड़ा होगा कॉन्टेक्ट डायरेक्टरी में, तो वो पेज जो है वो हमारे ब्राउज़र में लोड कर दिया जाएगा। दिस URL specify host name and a path in this case is /contact. This indicates the default resource on contact directory। ठीक है। नॉर्मली रूट पे डायरेक्टरी में एक इंडेक्स डॉट HTML के नाम से एक पेज पड़ा होता है। जब भी आप रूट डायरेक्टरी एक्सेस करते हैं तो वो इंडेक्स पेज जो है वो ऑटोमेटिकली लोड कर दिया जाता है। सो वो इस फॉर्मेट में होता है, फाइल नेम डॉट HTML। तो डॉट HTML का मतलब ये है कि ये एक HTML फाइल है और इसके अंदर सारा जो पड़ा होगा वो HTML टैग्स के अंदर डेटा जो है वो इनको एब्सोल्यूटेड होगा। This is called relative URL. In this case, web browser will search for this page in the same directory। ठीक है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक सेपरेट डायरेक्टरी नहीं मेंशन की जिस तरह प्रीवियस URL में कॉन्टेक्ट, तो अगर आपने bw.org/filename.html तो फिर ये उसी रूट डायरेक्टरी में filename.html को तलाश करके देखेगा। अगर हुआ तो लोड हो जाएगा, अदरवाइज एरर जो है वो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा कि रिसोर्सेज नॉट अवेलेबल और इनएक्सेसिबल। आईपी एड्रेस, ऑलरेडी हम आईपी नेटवर्क की बात कर चुके हैं। सो दैट इज बेसिकली ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द टीसीपी आईपी नेटवर्क। क्योंकि वेब जब आप एक्सेस करेंगे तो बैकग्राउंड पे नेटवर्क तो वही इंटरनेट नेटवर्क है ना, और उसका जो मेन प्रोटोकॉल है वो टीसीपी आईपी है। सो यूनिक आइडेंटिफायर आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस है क्या चीज़, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। इस किस्म का एक नंबर होता है विच इज़ 4 8 बिट नंबर्स। तो इसमें से हर एक नंबर जो है वो 8 बिट्स का होता है, सेपरेटेड बाय पीरियड्स और डॉट्स। ईच 8 बिट नंबर कैन बी फ्रॉम 0 to 255। जाहिर सी बात है 8 बिट्स में आप इससे बड़ी वैल्यू स्टोर ही नहीं कर सकते। तो 0 to 254 बेसिकली होता है, 255। IP address of, let's say for example this is the IP address behind the UET Mardan वेबसाइट और वेब सर्वर। तो जब हम लिखते हैं कि www.uitmardan.edu.pk तो वो होस्ट नेम बेसिकली इस आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट हो जाता है और फिर उस सर्वर को एक्सेस किया जाता है। इसी तरह से नेटवर्क्स यूजिंग TCP IP route messages based on the IP address of the destination। Any IP address as long as they are unique can be assigned within a private network। ठीक है, विद इन अ प्राइवेट नेटवर्क मतलब लोकल एरिया में आप नेटवर्क को कोई भी आईपी या किसी भी पीसी को कोई भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर पे रिसोर्सेस को अवेलेबल बनाना है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, देन यू हैव टू असाइन इट अ यूनिक आईपी एड्रेस। ठीक है, और यूनिक आईपी एड्रेस का मतलब यह है कि वो वर्ल्ड वाइड यूनिक होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू परचेज अ डेडिकेटेड आईपी एड्रेस।
जो आईपी एड्रेसेस से आपको लोकेशंस का पता चल सकता है, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी इंफॉर्मेशन है ईमेल की। और गूगल क्रोम जो है वो चेक कर रहा है कि आपका अकाउंट कहाँ कहाँ से एक्सेस हुआ है। तो ज़्यादातर ये देखें सारे पाकिस्तान के एड्रेसेस हैं, ठीक है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक थ्रेट, क्योंकि आपकी सारी एक्टिविटी जो है वो एक ही जगह से हो रही है। Domain names. So IP addresses are fine for computers but difficult to recognize and remember for humans. जाहिर सी बात है, नंबर्स हैं, तो अब नंबर कौन याद करेगा? ये याद करना आसान है या ये याद करना आसान है? ठीक है, इसको रिकॉल करना आसान है या इसको रिकॉल करना आसान है? हमारे लिए तो ये आसान है। इस वजह से इनके बजाय इस किस्म के नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है। अ डोमेन नेम इज ए मीनिंगफुल इजी टू रिमेंबर लेबल फॉर एन आईपी एड्रेस। और जब आप इसको अपने ब्राउजर में लिख के इंटर करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि इसको जो सर्वर होता है डीएनएस सर्वर, वो क्या करता है कि इसको ट्रांसलेट कर देता है आईपी एड्रेस में। और फिर वो देखता है कि अच्छा अब ये किस कंप्यूटर का एड्रेस है, तो वहां पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। A fully qualified domain name can be made up of top level domains, TLD, and second level domain or SLD. So there are 7 top level domains जिनमें .com आता है, .edu, .org, .gov, .net, या कोई भी कंट्री नेम जिस तरह .pk हो गया, ठीक है, एंड .int। ये टॉप लेवल डोमेन नेम्स हैं। और फिर इसके साथ फर्दर अगर .pk है तो उसको दो वेबसाइट को फिर कैसे उसका डोमेन डिफरेंशिएट होगा यूजिंग SLDs। सो SLDs represents the name of the company or institution or entity। सो और फिर उसके दरमियान आप सब डोमेन्स डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ कंपनी और इंस्टीट्यूट। तो आगे इसकी एग्जांपल है, इसको फिर हम देखते हैं थोड़ी देर में। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल। अगर आप इसको इस ऑर्डर में, तो ये TLD है। अगर इस ऑर्डर में हम देखें, लेट मी गेट द पॉइंटर। ओके, सो .edu, ये दोनों जो हैं these combine टू मेक योर टॉप लेवल डोमेन नेम, ठीक है। उसके बाद SLD, और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं वो आप सब डोमेन्स के थ्रू आइडेंटिफाई करा सकते हैं, ठीक है। तो मेन आईपी एड्रेस तो इस पूरे वेबसाइट का एक ही होगा, ठीक? लेकिन उसके अंदर फिर आप सब डोमेन स्पेसिफाई कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेबसाइट, एक वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या क्या फाइल्स हो सकती हैं, कंपोनेंट्स उसके हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल वेबसाइट google.com, जिस तरह मैंने आपको बताया, दिस रिप्रेजेंट्स द रूट डायरेक्टरी ऑफ दिस वेबसाइट। और रूट डायरेक्टरी में आपके पास फाइल्स होती हैं, HTML फाइल्स होती हैं, जिनमें से एक जो है वो index.html कहलाता है। तो जब आप यहाँ पे ये लिखते हैं आगे, तो हम इसके साथ कोई फाइल नेम नहीं लिखते ना, कि इसने कौन सा फाइल खोलना है, पेज 1 पे जाना है, पेज 2 पे, पेज 3 पे जाना है, नहीं। हम सिर्फ लिखते हैं www.google.com, इंटर करते हैं, तो वो रूट डायरेक्टरी में जाके इंडेक्स पेज को बाय डिफ़ॉल्ट लोड कर लेता है। और ये वो इंडेक्स पेज है जिस पे हमारे पास वो सर्च के ऑप्शंस होते हैं, जिसमें हम एक टेक्स्ट बॉक्स में फिर अपनी सर्च क्वेरी लिखते हैं और सर्च का बटन होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे इसमें बहुत सारे पेजेस पॉसिबल हैं, एक या एक से ज़्यादा। आगे और कोई इस पे लिमिट है नहीं कि कितने पेजेस होंगे एक वेबसाइट में। तो जितना बड़ा वेबसाइट हो, बड़ी वेबसाइट होगी, उतने ज़्यादा उसके
पेजेस होंगे। और फिर यहाँ पे लिंक्स होते हैं, तो एक लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं हाइपर लिंक्स, तो वो आपके लिए दूसरे पेज पे लिंक करा देता है, और इसी तरह से उस पर अलग से लिंक्स होते हैं। फिर वो मुख्तलिफ पेजेस को एक्सेस करने के लिए वो लिंक्स यूज़ होते हैं। ठीक है, सो मेन कंपोनेंट्स यही हैं। मेन फाइल जो है वो HTML है, हर एक HTML के साथ फिर एसोसिएटेड अपने इमेज फाइल्स या वीडियो फाइल्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक, बेसिक यही HTML होगा। अब ज़रा इन सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, ब्राउज़र और वेब सर्वर। सो ब्राउज़र इज़ अ डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर थ्रू विच यू एक्सेस वेब पेजेस। तो आपका जो, जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ठीक है, ये सारे ब्राउज़र की किस्में हैं जो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स हैं उसकी। Web server is a software that facilitate the user's request for a web page. तो ये आपका जो सर्वर कंप्यूटर होता है उस पे एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वेब सर्वर। हम अपने वेब एप्लीकेशंस को टेस्ट करने के लिए लोकल होस्ट एक सर्वर बनाएंगे, जो हमने अपाची का जिक्र किया था, तो उसको लोकल होस्ट, लोकल सर्वर कहते हैं। ठीक है, हम अपनी वेबसाइट उसमें रखेंगे और फिर अपने ब्राउज़र के थ्रू उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस किस्म का एक सॉफ्टवेयर होता है जो ब्राउज़र के साथ आपकी कम्युनिकेशन को आसान बनाता है। ठीक है, फैसिलिटेट करता है यूज़र को। सो उन वेब सर्वर्स की एग्जांपल्स क्या हैं? अपाची है, IIS है, टॉमकेट है, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो ये विंडोज़ में बिल्ट इन होता है और ये आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। क्लाइंट और सर्वर काम किस तरह से करते हैं? तो आप ब्राउज़र अपना खोलते हैं, कोई भी इनमें से, इंटरनेट एक्सप्लोरर या आजकल उसको एज कहते हैं, ओपरा, मोजिला या क्रोम। ठीक है, आप उसमें किसी वेब सर्वर का एड्रेस टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, तो एक रिक्वेस्ट जाती है उस सर्वर को, जो सर्वर कंप्यूटर है उसका IP एड्रेस होगा ना, तो उसको रिक्वेस्ट जाती है, उस सर्वर कंप्यूटर के अंदर उसका वेब सर्वर जो सॉफ्टवेयर है वो चल रहा होता है। ठीक है, वो IIS हो सकता है, अपाची हो सकता है, या फिर और बहुत सारे अवेलेबल हैं, उनमें से कोई एक सर्वर चल रहा होगा। ठीक है, उसको जब रिक्वेस्ट आती है तो वो इस रिक्वेस्ट में से क्लाइंट कंप्यूटर का IP एड्रेस उठाता है और फिर देखता है कि आगे URL में क्या चीज़ एक्सेस करने की रिक्वेस्ट आई है, तो वही पेज वो उठाता है और उसको रिस्पॉन्स में यहाँ पे भिजवा देता है। क्लाइंट कंप्यूटर उस रिस्पॉन्स को जमा करता है, मतलब उसके पैकेट्स को जमा करता है, और जब सारा मिल जाए तो उसको आपके वेब ब्राउज़र के हवाले कर देता है। वेब ब्राउज़र उसको, उसमें चूंकि HTML टैग्स होंगे, तो उन टैग्स के हिसाब से वो इसको इधर आपकी स्क्रीन पर रेंडर कर देता है और आपको वो इंफॉर्मेशन नज़र आने लगती है। अगर उसमें लिंक्स हों तो वो आपको हाईलाइट करके प्रेजेंट कर देता है, फिर आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक और रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर को कि अब इसके साथ जो अगला पेज है उसको एक्सेस करने की रिक्वेस्ट आई है, वो उस पेज को रिस्पॉन्स में इधर भेजता है और आपको अगला पेज नज़र आने लगता है। सो दिस इज़ हाउ द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वर्क्स। फिर सर्वर साइड प्रोग्रामर और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग की बात है। ठीक है, ये वेब के लिए ज़रूरी बातें हैं, तो इस वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। Server side programming means a program we write to build backend of a website. ठीक है, server side programming languages are those languages which fulfill the request of client after performing some action. तो अगर आपके पास सर्वर में पेजेस पड़े हुए हैं और उनमें कोई कैलकुलेशन वगैरह हो रही होती है, कोई डेटाबेस से क्वेरी हो रही होती है, तो ये सारा काम जो है वो बैकएंड या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कहलाते हैं। ठीक है, और उसके लिए लैंग्वेजेस हैं जिस तरह PHP हो गया।
सो बैकएंड या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेजेस हैं, PHP, ASP, JSP, रूबी, पर्ल एक्सेट्रा, ठीक है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिर क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग है। सो ये क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। मीन्स द प्रोग्राम विच वी राइट टू बिल्ड फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। सो जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, लेट से वो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, बटन्स हैं, टेक्स्ट है, जो कुछ भी है, सारा कुछ जो फ्रंट एंड पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। Client side programming languages are those languages which executes on the client machine, जहाँ से वेब एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट जाती है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ एग्जीक्यूट होती है, कोई कोड एग्जीक्यूट होती है, वो कोड बेसिकली क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, और वो ये तमाम है, ठीक है। सो HTML में आप बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इंफॉर्मेशन को टैग्स में डिवाइड करते हैं, CSS उसकी स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है, और जावास्क्रिप्ट जो है वो उसमें बेसिक इंटरेक्शन, इनपुट आउटपुट वगैरह यूज़र के साथ, ठीक है। क्योंकि रिसोर्स तो आपका सारा डेटा जो है वो सारा बैकएंड पे पड़ा होता है, तो क्लाइंट अपने ब्राउज़र के थ्रू आपके डेटा के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन तो कर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वहां से एक स्टैटिक रिसोर्स जो है वो यहाँ पे भेजा जाता है। यहाँ पे क्लाइंट अगर कोई इंटरेक्शन करता है तो उसके लिए अलग से कोड होना चाहिए, दैट इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। HTML में तो इस किस्म की कोई इनहेरेंट फीचर्स हैं नहीं, दो अब HTML5 में कुछ फीचर्स हैं जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। बहरहाल वो साथ साथ फिर देखते जाएंगे कि क्या दी समरी इज कि जो क्लाइंट साइड पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए कोड लिखा जाता है, वो सारा फ्रंट एंड या क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स कहलाते हैं, और जो सर्वर साइड पे एक्शंस परफॉर्म करने के लिए कोड लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड बैक एंड और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। अब एक्चुअल चीज़ की तरफ आते हैं कि व्हाट इज एन HTML। ये हम आगे फिर इंशाल्लाह अगली क्लासेस से हम HTML की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो HTML स्टैंड्स फॉर Hypertext Markup Language. An HTML file is a text file containing small markup tags, ठीक है। छोटे छोटे से आप कह लें कीवर्ड्स हैं, जिनके थ्रू आप इस वेब पेज में जो भी कंटेंट होगा उस सबको हम डिवाइड कर लेते हैं। द मार्कअप टेक्स्ट टेल द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द पेज। तो अगर वहां पे टाइटल का टैग है, तो जब आपने टाइटल के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा होगा ना, टाइटल टाइटल, तो वो ब्राउज़र समझेगा कि अच्छा ये जो टेक्स्ट है ये मैंने वेब ब्राउज़र के जो जो टॉप है ना उस पर डिस्प्ले करना है, जो उसका टाइटल बार होता है विंडो का, ठीक है। तो वो उधर उसको डिस्प्ले कर देता है। फिर इस तरह बॉडी टैग है, तो बॉडी टैग में सारा का सारा टेक्स्ट जो वेबसाइट में आपने डिस्प्ले करना। फिर बॉडी के अंदर और बहुत सारे टैग्स, तो हर एक टैग की अपनी एक मीनिंग होती है जिसको ब्राउज़र समझता है, ठीक है, और वो उस हिसाब से उसके अंदर जो भी आपने कंटेंट डाला होता है वो उसी के मुताबिक उसको डिस्प्ले कर देता है। So the markup tags tell the web browser how to display the page. An HTML file must have an .htm or .html file extension, ठीक है। हम इंशाल्लाह अपने बनाएंगे तो फिर उनको हम इसी तरह के extensions देंगे। An HTML file can be created using a simple text editor. आप सिंपल नोटपैड में लिख सकते हैं, और इसके अपने फिर एडिटर्स भी मौजूद हैं, स्पेसिफाइड एडिटर्स भी हैं। HTML टैग्स आर केस इनसेंसिटिव, तो मतलब कैपिटल अगर आप लिखते हैं या स्मॉल केस लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस इफ यू वांट टू फॉलो द लेटेस्ट वेब स्टैंडर्ड्स, यू शुड ऑलवेज यूज लोअर केस टैग्स, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपने बॉडी टैग लिखना है तो बॉडी शुड बी
written in smaller case. HTML ओरिजिनली जो है वो क्या था, बेस्ड ऑन SGML, द स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। और हाइपर लिंक्स जो हैं, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस बताया ना कि जो हाइपर लिंक्स हैं, जो एक वेबसाइट पे जो आपको लिंक अवेलेबल होता है जिस पे आप क्लिक करते हैं तो दूसरी वेबसाइट या दूसरा वेब पेज आपको डिस्प्ले कर दिया जाता है। हाइपर लिंक्स आर द फंडामेंटल कैपेबिलिटी ऑफ HTML। दिस इज व्हाट मेक्स द वेब गो अराउंड। ठीक है, एक पेज से दूसरे पे जंप करते हैं और दूसरे से फिर वापस आते हैं, और ठीक है। सो दिस इज मेड पॉसिबल बाय द हाइपरलिंक्स, और इसके अपने टैग्स हैं। ठीक है, HTML में डिफाइंड है, रेफरेंस टैग्स होते हैं। उसके अंदर आप कोई टेक्स्ट डालते हैं, उसमें साथ में आप आगे एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं, तो वो जब ब्राउज़र उसको रेंडर करता है तो वो एक हाईलाइटेड फॉर्म में होता है। जब आपका कर्सर उस पर आता है तो वो हैंड मतलब क्लिकेबल इंडिकेशन देता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो टैग में जो आपने एड्रेस दिया होता है उस पर रिक्वेस्ट जाती है, और आपको अल्टीमेटली एक नया पेज डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, versions of HTML. So there are several versions of HTML available. तकरीबन सारे ब्राउज़र सारे को सपोर्ट करते हैं। ओरिजिनली 1995 में HTML 2.0 was standardized, the first and last standardization. उसके बाद 3.2 आया जिसको WW वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम ने अप्रूव किया, एंड देन 4.01 came in 1998, which basically rectified the issues in 3.2. उसके बाद से कोई वर्जन नहीं आया, स्टैंडर्ड वर्जन नहीं आया। और 2012 में HTML5 जो है वो प्रेजेंट किया गया, बट अगेन दिस हैज नॉट बीन presented as a standard of HTML, rather it has been presented as a standalone language। और वर्किंग ग्रुप्स अभी भी इस पे काम कर रहे हैं, सो इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। उसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव किया जा रहा है। अब इसको भी तकरीबन 8-10 साल होने को है, और ये साथ साथ मेच्योर होता जा रहा है। HTML5 के लिए द वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप है, WHATWG, जो कि बेसिकली इसकी रिफाइनमेंट के लिए काम करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम W3C ओरिजिनली फेवर्ड XHTML 2.0, क्योंकि वो HTML5 के फेवर में ओरिजिनली नहीं थे, तो उन्होंने HTML 2.0 को एडवांसमेंट के लिए उन्होंने कहा कि HTML5 के बजाय हम XHTML स्टार्ट करते हैं, एक नया स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री में पार्टनर्स थे वो सब ने HTML5 को फेवर किया, सो दैट्स व्हाई 2008 और 9 में उन्होंने XHTML को ड्रॉप कर दिया, और फिर इसी वर्किंग ग्रुप के साथ काम करने लगे टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ HTML5. So HTML5 is actually a group of related technologies. It's not just one language, which HTML is just a part. These technologies include document object model, working with JavaScript, geolocation, drag and drop, and much more. ठीक है, पहले जब आप स्टैंड अलोन HTML में कोई वेबसाइट बनाते थे तो उसके लिए एनिमेशन के लिए आपको फ्लैश यूज़ करना पड़ता था, और वीडियो कंटेंट डालने के लिए अलग से टूल्स और जावास्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ता था। अब जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी HTML5 का हिस्सा बन चुकी हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। इंशाल्लाह हम इसकी डिस्कशन फर्दर करेंगे। So this is it for this week's lecture. इंशाल्लाह नेक्स्ट से फिर हम HTML की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और तब तक आप लोग कोई भी टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लें, HTML के टैग्स थोड़े बहुत स्टडी करना शुरू कर लें, और इंशाल्लाह वी ट्राई टू डेवलप आवर फर्स्ट बेसिक वेब पेज इन नेक्स्ट वीक।
So till then, take care, be safe, and Allah.